जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र। इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ रहे हैं लुसेंट सब्जेक्टिव बुक हिंदी में। काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। अभी हम चल रहा है हमारा भूगोल मीन्स ज्योग्राफी, और आज हम पढ़ेंगे पवन। पर उससे पहले कुछ पूछना था, जैसे कि ज्योग्राफी क्या है, काफ़ी लंबा सब्जेक्ट है, काफ़ी लंबे समय तक चलेगा। कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि हिस्ट्री स्टार्ट कर दे, तो इसको ख़त्म करने के बाद स्टार्ट करें या साथ ही चलने दें, या फिर कोई अन्य सब्जेक्ट अगर आप चाहते हैं सब्जेक्टिव फॉर्म में तो वो हम स्टार्ट कर देंगे। ज़रा कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा वो। चलो आज हम पढ़ते हैं पवन। पृथ्वी के धरातल पर वायुदाब में क्षैतिज विषमताओं के कारण हवा उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब की ओर बहती है। थोड़ा समझो, देखो पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन, जो समझना होगा पढ़ने के बाद हम समझाएंगे। ये समझो, उच्च वायुदाब और निम्न वायुदाब होता क्या है। जहाँ पे जैसे मान लो ये एरिया है यहाँ, ठीक ना, यहाँ पे बहुत अधिक हवा है। जब सूर्य का टेम्परेचर काफ़ी अधिक हुआ, मतलब यहाँ का टेम्परेचर क्या हुआ, काफ़ी अधिक हुआ, तो यहाँ का हवा क्या होगा, गर्म होगा। गर्म होगा, सही है। जब गर्म होगा तो यह हवा क्या होगा, ऊपर जाएगा। गर्म हवा क्या हुआ, ऊपर आएगा, तो यहाँ का वायुमंडलीय दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आसपास का जो भी हवा है, जो ठंडा हवा है, वो क्या करेगा, इसको भरने के लिए काफ़ी तेज़ी से इसके पास आएगा आएगा। तो ये जो तेजी से हवा यहाँ पे आ रहा है ना, इसी के कारण क्या होता है, पवन का उत्पन्न होता है। तो पवन हमेशा क्या होता है, उच्च दाब से। ये हुआ उच्च दाब क्योंकि ठंडा हवा, और ये गर्म हवा जो ऊपर चला गया ना, ये हुआ निम्न दाब। तो हवा कभी भी क्या है, पवन क्या होगा, उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ आएगा। ये क्लियर हुआ। आगे कह दिया गया है, क्षैतिज रूप से इस गतिशील हवा को पवन कहते हैं। ऊर्ध्वाधर दिशा में गतिशील हवा को वायुधारा कहते हैं। ऊर्ध्वाधर मतलब इस फॉर्म में अगर होगा तो उसको क्या कहेंगे, ये वायुधारा कहेंगे। वैसे ही पढ़े होगे कि जब वायु क्या होता है, बहती हवा को हम वायु कहते हैं, ठीक ना। तो ये आपसे पूछा नहीं जाएगा कि वायुधारा किसे कहते हैं, बस ये पूछा जाएगा कि हवा का जो बहना होता है, फ्लोइंग होता है, वो किस दिशा में होता है। सॉरी, हवा फ्लो नहीं करता है, ब्लो करता है, ठीक ना। तो वो क्या होता है, उच्च वायुदाब की तरफ होता है। उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ, ये बस आप याद रखो। आगे दिया गया है, यदि पृथ्वी स्थिर होती तो उसका धरातल समतल होता तो पवन उच्च वायुदाब वाले क्षेत्र से सीधे निम्न वायुदाब वाले क्षेत्र की ओर समदाब रेखाओं पर समकोण बनाती हुई मतलब चली जाती। इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लो ये ऐसा रहता, पृथ्वी पूरा ऐसा रहता, तो हवा क्या होता, सीधा इस प्रकार जाता। लेकिन पृथ्वी क्या है, गोल है, इस प्रकार है। तो जब हवा बहता मतलब बहेगा तो कैसा होगा, इस फॉर्म में जाएगा, तो ऐसा होता चला जाता है, ठीक ना। तो ये मतलब काफ़ी बड़ा पृथ्वी है ना, तो हमको कैसा लगता है, ऐसा ऊर्ध्वाधर प्रतीत होता है, इस फॉर्म में प्रतीत होता है। यही लिखा गया है यहाँ पे। परंतु वास्तविक स्थिति यह है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन कर रही है और इसका धरातल समतल नहीं है। अतः पवन कई कारणों के कारण अपनी दिशा में क्या होता है, उसका डिफरेंस होता है। यहाँ पे क्या सब दिया गया है, मतलब क्या सब कारण हो सकता है, दाब प्रवणता बल, कॉरियोलिक्स प्रभाव, अभिकेंद्रीय त्वरण और भू घर्षण। जिसमें आपका सबसे इंपॉर्टेंट यही है, कोरियोलिक्स प्रभाव जो है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण पवन अपने मूल दिशा से विक्षेपित हो जाता है। जैसे मान लो आप साइकिल से तो नहीं होगा, मान लो आप मोटरसाइकिल चला रहे हो, काफ़ी तेज़ में चला रहे हो, ठीक ना। हवा किसी भी दिशा में चलेगा तो क्या होगा, आपको लगेगा कि इसी साइड से हवा आ रहा है, आपको वो विरोध करेगा। तो वो क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि आप इस दिशा में गति कर रहे हो, तो वो आपकी गति पे डिपेंडेंट होता है। इसी प्रकार पृथ्वी का जो वो घूर्णन होता है उस पर वो डिपेंड कर रहा है। इसका नाम जो है, ये कोरियोलिक्स बल जो है, इसका नाम एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक के नाम पे पड़ा। ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि कोरियोलिस बल जो है ये हवा में काहे होता है, तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण पृथ्वी अपना जो उसका मेन दिशा होता है उससे वो क्या होता है, भ्रमित हो जाता है या विक्षेपित हो जाता है या विचलित हो जाता है, जो भी कह लो। तो वही क्या होता है, कोरियोलिक्स बल होता है, इसको नहीं भूलना। जिसने सबसे पहले इस बल के प्रभाव का वर्णन 1844 में किया था। इस बल के प्रभावहीन उत्तरी गोलार्ध में पवने दक्षिण, चलो इसको ऐसे ही समझ लो। जैसे मान लो इसमें होता क्या है कि जैसे ये पृथ्वी है, आप उत्तर की तरफ इधर देख रहे हो, तो आपका दायां साइड इस साइड होगा, बायां हाथ इस साइड होगा। पृथ्वी क्या करता है, पश्चिम से पूरब की तरफ घूम रहा है, इस साइड से वो क्या हो रहा है, पृथ्वी घूम रहा है।
तो जब घूमता है तो आपका उच्च दाब की साइड होगा बाएं साइड होगा और निम्न साइड क्या होगा, दाएं साइड होगा। हालांकि आपके एग्जाम में सब कुछ नहीं पूछा जाएगा, इसलिए इस सबको हम क्या कर देते हैं, स्किप कर देते हैं, ठीक ना। यहाँ पे कुछ देख लेते हैं। इन विक्षेप को फेरेल नामक वैज्ञानिक ने सिद्ध किया था, अतः इसे फेरेल का नियम कहा जाता है। यही जो दाएं साइड क्या होगा, मतलब उच्च वायुदाब होगा और बाएं साइड क्या होगा, निम्न वायुदाब होगा, यही उसने बताया था। इसे बॉयज बैलेट नियम द्वारा भी समझाया जा सकता है। इस नियम के अनुसार यदि कोई व्यक्ति उत्तरी गोलार्ध में पवन की ओर पीठ करके खड़ा है तो उच्च वायुदाब क्या होगा, उसकी दाईं ओर होगा, और निम्न वायुदाब क्या होगा, उसकी बाईं ओर होगा। ये बार बार लिखा गया है और आपके एग्जाम में पूछेगा नहीं है। जहाँ भी कोरियोलिस बल है वो थोड़ा हम देख लेते हैं। कोरियोलिस बल दाब प्रवणता के समकोण पर कार्य करता है। दाब प्रवणता बल समदाब रेखाओं से समकोण बनाता है, ये सब कुछ नहीं पूछेगा। अगर आप देखो डिस्क्रिप्टिव की तैयारी कर रहे हो तब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और ये जो भी है वो चक्रवात नहीं बनाता है। ये क्या बनाता है, चक्रवात नहीं बनाता, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जब भी चक्रवात या हेरिकेन कुछ भी आएगा तो कभी ये नहीं सुनोगे कि रशिया में हेरिकेन आ गया, नॉर्वे में हेरिकेन आ गया, कनाडा में आ गया, ऐसा नहीं होता है। नॉर्थ में कभी नहीं आएगा, हमेशा आएगा इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इस सब के बीच ही आएगा हेरिकेन। हालांकि इसका और भी कारण हो जाता है। इसका कारण होता है टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर जहाँ पे अधिक होगा वहाँ पे क्या होता है, मतलब हवा अधिक गर्म होगा और निम्न दाब बनेगा, जिससे क्या होता है हवा उसको कवर करता है, तो हवा तेज होगा, फिर उससे हेरिकेन भी उसी के कारण होता है, ठीक ना। तो ये कभी भी या तो नॉर्थ पोल या साउथ पोल पे नहीं होगा। आगे दिया गया है, पवन निम्न प्रकार के होते हैं, प्रचलित पवन, मौसमी पवन, स्थानीय पवन। कुछ पवन के नाम आपको याद रखे होंगे, जो यहाँ पे लिस्ट दिया गया है वो हम बाद में पढ़ेंगे, वो आपको याद करना पड़ेगा। और ये होगा तो ये पेज जो है या ये फोटो मतलब हम टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे ताकि आप लोग वहाँ पे रिवाइज कर पाओगे। प्रचलित पवन क्या होता है, पृथ्वी के विस्तृत क्षेत्र पर एक ही दिशा में वर्ष भर चलने वाले पवन को प्रचलित पवन या अस्थायी पवन कहते हैं, जो हमेशा वर्ष भर चलता है। अस्थायी पवन एक वायुभार कटिबंध से दूसरे वायुभार कटिबंध की ओर नियमित रूप से चला करती है। उदाहरण के लिए पछुआ पवन, व्यापारिक पवन और ध्रुवीय पवन, ये सब क्या हुआ, प्रचलित पवन का उदाहरण हुआ। आगे पछुआ पवन का थोड़ा जिक्र किया गया है। दोनों गोलार्धों में उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर चलने वाली अस्थायी हवा को पश्चिम दिशा के कारण पछुआ हवा कहा जाता है। जो हवा पश्चिम दिशा की ओर बहेगा उसे क्या कहा जाएगा, पछुआ हवा कहा जाएगा। और हमेशा हवा क्या होगा, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब के कारण बहेगा। पछुआ पवन का सर्वश्रेष्ठ विकास 4 डिग्री से 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य पाया जाता है। ये क्या होता है, 40 डिग्री और 65 डिग्री, थोड़ा समझ लो। जैसे ये क्या हुआ, धरती हुआ, ये हुआ 0 डिग्री मतलब इक्वेटर हुआ। फिर यहाँ पे आता है 23.5 डिग्री, उत्तर की तरफ हम नहीं जा रहे हैं, ये उत्तर हुआ, ये दक्षिण हुआ, ठीक ना। 23.5 हुआ और फिर यहाँ पे होता है 66.5 डिग्री। तो इसके बीच क्या होता है, मेनली आपका ये पछुआ हवा यहाँ से बहता हुआ प्रतीत होता है। क्लियर। हालांकि ये सब पूछा नहीं जाएगा आपसे। आगे दिया गया है कि इन अक्षांशों को गरजता 40, प्रचंड 50 और चीखता 60 कहा जाता है। ये आपसे इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कि गरजता 40, प्रखंड 50 या चीखता 60 किस प्रकार के हवा को कहा जाता है, तो पछुआ हवा को। या ये किसका प्रकार है, तो हवा का प्रकार है। ये किस अक्षांश में बहता है, दक्षिणी अक्षांश में बहता है। ये सब थोड़ा याद रखोगे, ये सब नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर से रिपीट करते हैं, गरजता 40, प्रचंड 50 और चीखता 60। अगर आपको ये याद रहता है ना अक्षांश, तो आप आसानी से कह सकते हो कि ये कौन से देश में बहता होगा। जैसे इमेजिन करो कि मैंने कहा प्रचंड 50 कौन से देश में बहता है। ऑप्शन मैंने दे दिया आपको, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, फिलीपींस और एक मान लो मैंने दे दिया नॉर्वे। तो नॉर्वे उत्तरी में है, उसको आप छाट दो। इंडिया में कभी नहीं बहेगा, इंडिया क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे है, मीन्स भूमध्य रेखा से ऊपर है, उसको भी छाट दो। ऑस्ट्रेलिया हो सकता है, फिलीपींस हो सकता है। फिलीपींस क्या है, ट्रॉपिक ऑफ ये जो कैप्रिकॉर्न है उससे ऊपर है, तो ऑस्ट्रेलिया में क्या होगा, ये हवा बह सकता है। तो आप ऐसे करके एलिमिनेट कर सकते हो अगर आपको ये डिग्री याद होगा थोड़ा बहुत तो, और मैप देखते हो तब, वैसे नहीं हो पाएगा। आगे व्यापारिक पवन क्या होता है, लगभग 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के क्षेत्रों पर उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों से भूमध्य रेखाएं निम्न वायुदाब कटिबंधों की ओर गोलार्ध में वर्ष भर निरंतर प्रवाहित होती रहती है।
इस पवन को क्या कहा जाता है? व्यापारिक पवन कहा जाता है। इसको समझो, इसका काफ़ी ब्रॉड एरिया है। ये इक्वेटेड हुआ तो 23.5 डिग्री मीन्स क्या होता है? कर्क रेखा होता है, इसे थोड़ा ऊपर मान लो, ये हुआ, और इधर भी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से थोड़ा ऊपर मान लो। इस रीजन में जो हवा बहेगा उसे क्या कहा जाता है? व्यापारिक हवा कहा जाएगा। और कभी भी इस रीजन में जो हवा बहेगा ना, तो इसमें क्या होता है कि टेम्परेचर काफ़ी अधिक होता है, तो यहाँ पे क्या होगा? वायुमंडलीय दाब कम होगा, तो हवा हमेशा इस साइड से आएगा और या तो इस साइड से आएगा, ठीक ना, इस साइड से आएगा। ये क्या होता है? व्यापारिक पवन होता है। आगे दिया गया इसी में, कोरियोलिस बल और फेरेल के नियम के कारण उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर विक्षेपित हो जाता है। खैर जाने दो इसको, ये लिस्ट थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। क्या सब दिया गया है? नाम और वहाँ का स्थान दिया गया है, मीन्स हवा का, ये ठंडा हवा का नाम है सारा। तो बिलीवो है अलास्का, बिलीवो अलास्का, ये यूएसए का पार्ट है। बोरा एड्रियाटिक तट, अच्छा अलास्का में हो सकता है कोई बोल दे कि रसिया का पार्ट है। देखो बहुत पुराना हिस्ट्री पढ़ रहे हो तब रसिया का पार्ट है, बाद में क्या हुआ, मीन्स अमेरिका ने क्या किया, उसको खरीद लिया या जो भी हो, वो अब अमेरिका का पार्ट है, ठीक। और क्यों मैं इतना मीन्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है जिक्र कर रहा हूँ, क्योंकि रसिया इतना बड़ा देश है, रिसोर्स है, फिर भी इतना पीछे क्यों है? क्योंकि उसके पास जो है एक भी वार्म, ये जो होता है ना मीन्स बंदरगाह पोर्ट, वो नहीं है उसके पास। वार्म बंदरगाह पोर्ट का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो ठंडी का टाइम है, तो ये जो रसिया है काफ़ी ठंडा जगह है, तो वहाँ का जो भी समुद्री तटीय इलाका होता है ना, वो बर्फ़ से जम जाएगा, तो उसके पास कोई भी जो व्यापार होता है समुद्री मार्ग से वो नहीं हो पाता है। तो वो 6 महीने उसका व्यापार क्या होता है? बंद रहता है। लेकिन अगर अलास्का रसिया का पार्ट होता तो वहाँ पे क्या है, एक वार्म पोर्ट है, जहाँ पे क्या होता है ठंडी में भी व्यापार हो सकता था। तो यही रीज़न है कि रसिया अब काफ़ी मतलब डाउन फ्लोइंग की तरफ जा रहा है वो। चलिए उतना हमको नहीं जानना है यहाँ पे, बस याद रखो बिलीवो है अलास्का का हवा, बोरा है एड्रियाटिक तट का, मिस्ट्रल ये स्पेन और फ्रांस का है, बुरान है रसिया का, बाइज दक्षिणी फ्रांस का, पेप्पिरो अर्जेंटीना, फ्रियाजेम ब्राज़ील, नार्दर संयुक्त राज्य अमेरिका, नॉर्टी संयुक्त राज्य अमेरिका। बस यहाँ पे आपका अभी तक ये इंपॉर्टेंट था, बिलीवो अलास्का, पेनेंटी दक्षिण अफ्रीका, पोपागायो मैक्सिको, ये इंपॉर्टेंट है, पोपागायो मैक्सिको, मेस्ट्रेल उत्तरी इटली, नेवाडोस इक्वाडोर, बिलीबिली ऑस्ट्रेलिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिलीबिली ऑस्ट्रेलिया, सिस्तान पूर्वी ईरान, हबूब ये सूडान, पुरगा टुंड्रा प्रदेश, कैप डॉक्टर दक्षिणी अफ्रीका गणतंत्र, इस टेबल ब्लॉक कहते हैं। खैर जाने दो। देखो यहाँ पे आप ये बस जान लो कि जैसे ये केप डॉक्टर हुआ, जिसका मैंने जिक्र किया था, केप डॉक्टर, बिलीविली, और ऊपर का ये बिलीवो, ठीक ना, ये सब हवा कहाँ का है? ये तो इंपॉर्टेंट ही, साथ ही ये क्या है? एक शीतल हवा है, ठंडा हवा है, ये सब ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे है ध्रुवीय पवन। ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी की ओर प्रवाहित पवन को ध्रुवीय पवन के नाम से जाना जाता है। वही है जो अभी हम पहले पढ़े थे कि ध्रुव के तरफ से जो हवा आएगा ना, उसे हम क्या कहेंगे? ध्रुवीय हवा। तो उच्च पेटी की तरफ से निम्न पेटी की तरफ ही आ रहा है, हमेशा उच्च से निम्न की तरफ ही आएगा। उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? जैसे मान लो ये पृथ्वी है, ठीक ना, हवा मैंने कहा ऐसा आना चाहिए, लेकिन इसके अकॉर्डिंग हवा थोड़ा ऐसा हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि पृथ्वी घूम रहा है, इस डायरेक्शन में घूम रहा है, तो हवा भी क्या होगा? थोड़ा तो टर्न कर जाएगा ना, इसीलिए ऐसा हो जा रहा है। आगे मौसमी पवन। मौसम या समय के परिवर्तन के साथ जिन पवनों की दिशा बदल जाती है उसे क्या कहते हैं? मौसमी पवन कहते हैं। जैसे मानसून पवन, स्थल समीर और समुद्री समीर क्या है? मौसमी पवन का एग्जाम्पल है। जो पूरे साल नहीं बहेगा, वो सन धरती से कितना दूर है, इस सब पे वो डिपेंड करता है। आगे दिया गया आपका स्थल व समुद्र समीर, यही पढ़ लेते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उष्मा के अवशोषण तथा स्थानांतरण में स्थल व समुद्र में भिन्नता पाई जाती है। दिन के दौरान स्थल भाग समुद्र की अपेक्षा अधिक गर्म होता है। इस लाइन को याद रख लो, यह प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूछा जाएगा कि दिन के समय कौन अधिक गर्म रहेगा या रात के समय कौन अधिक गर्म रहेगा। तो दिन के समय क्या होता है? स्थल भाग समुद्र की अपेक्षा अधिक गर्म हो जाता है, ठीक। अतः
जब भी देखो गर्म हो जाएगा, जहाँ पे भी गर्म होगा तो वहाँ पे दूसरे जगह से हवा आएगा। मतलब स्थल अगर गर्म हो रहा है तो हवा कहाँ से आएगा? पानी से हवा आएगा, ठीक। लेकिन रात के टाइम क्या होगा? पानी, मतलब स्थल अब ठंडा हो रहा है तो स्थल से क्या होगा? हवा पानी की तरफ जाएगा। यहाँ पे आगे दिया गया है, इसको पढ़ लेते हैं तो आपको समझ में भी आएगा अच्छे से। दिन के दौरान क्या होता है? स्थल भाग समुद्र की अपेक्षा अधिक गर्म हो जाती है, अतः स्थल पर हवाएं ऊपर उठती है और निम्न दाब क्षेत्र बनता है, जबकि समुद्र अपेक्षाकृत ठंडा रहता है और उन पर उच्च वायुदाब बनता है। इसे समुद्र से स्थल की ओर दाब प्रवणता उत्पन्न होती है और पवनें समुद्र से स्थल की तरफ समुद्र समीर के रूप में प्रभावित होते हैं। यहाँ पे थोड़ा कुछ कठिन वर्ड का जिक्र कर दिया गया, बस यहाँ पे इस टर्म को आप समझो कि इससे क्या होता है? समुद्र से स्थल की ओर दाब प्रवणता छोड़ दो, हवा जो है याद रखो, हवा बहता हुआ जाता है। पवन क्या होता है? समुद्र से स्थल की तरफ जाएगा, उसे हम कहेंगे समुद्र समीर। और स्थल समीर क्या होगा? स्थल से पानी की तरफ जाएगा। फिर से समझो, समुद्र समीर में समुद्र से लैंड की तरफ जाएगा, स्थल की तरफ जाएगा, और ये कब होगा? दिन के समय में होगा। जबकि रात के समय में क्या होगा? स्थल समीर बहेगा, मतलब स्थल से पानी की तरफ वो जाएगा। क्यों जाएगा? ये तो आसान सा प्रश्न है कि हमेशा वायु क्या होता है? उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ जाएगा, जिधर टेम्परेचर अधिक होगा उसके तरफ वो जाएगा। ये क्लियर हुआ? प्रश्न आएगा कि समुद्र समीर किधर बहता है? मतलब पानी से पानी की तरफ, जमीन से पानी की तरफ, पानी से जमीन की तरफ, तो ऐसा प्रश्न कुछ आएगा तो आपको उसमें टिक करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे दिया गया स्थानीय पवन, प्रमुख गर्म स्थानीय पवन। अभी पढ़े थे ठंडा पवन, अब हम पढ़ रहे हैं गर्म पवन। चिनूक पहला दिया गया है। ये क्या है? चिनूक गर्म पवन है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में रॉकी पर्वत श्रेणी के पूर्व ढाल के साथ चलने वाला गर्म या शुष्क पवन है। यह पवन रॉकी पर्वत के पूर्व में पशुपालकों के लिए बड़ा ही लाभदायक है, क्योंकि शीतकाल के अधिकांश अवधि में यह बर्फ में पिघलकर चारगाहों के लिए बर्फ से मुक्त कर देता है और वो आसानी से चर पाते हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखो, चिनूक जो है वो गर्म स्थानीय पवन है और ये संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में बहता है। प्रश्न ये आएगा कि चिनूक किस प्रकार का हवा है? तो स्थानीय गर्म हवा है और ये कहाँ बहता है? तो अमेरिका और कनाडा में। आगे दिया गया है फॉन। यह अल्पास के उत्तरी ढाल से नीचे उतरने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। इसका सर्वाधिक प्रभाव स्विट्जरलैंड में होता है। इसके प्रभाव से बर्फ पिघल जाता है और पशुचारों के लिए चारागाह मिल पाता है। इसके प्रभाव से अंगूर भी क्या होता है? जल्दी पक जाता है। तो फॉन भी क्या हुआ? स्विट्जरलैंड में बहेगा और ये क्या है? गर्म हवा है। हरमट्टन को डॉक्टर हवा कहा जाता है। यह सहारा रेगिस्तान में उत्तर पूर्व दिशा में चलने वाली गर्म शुष्क हवा है। यह पवन सहारा से गिनी तट की ओर बहती है। गिनी तट में इसे डॉक्टर हवा कहा जाता है। मतलब गिनी हो गया, इजिप्ट हो गया, इस समय क्या होता है? हरमट्टन हवा बहेगा। मेनली साउथ अफ्रीका में बह रहा है, अफ्रीका में मेनली। सिराको, यह सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर वाली धूल से लदी गर्म हवा है। जब यह भूमध्य सागर पार करती है तो आर्द्र हो जाती है। आर्द्र मतलब उसमें ह्यूमिडिटी आ जाता है और इटली पहुंच जाती है। इसमें अन्य स्थानीय नाम भी हैं, जैसे खमसीन, ये मिस्र में है, गिविली लीबिया में कहा जाता है, चिली ट्यूनिसिया में, लेस्ट मैंड्रिया में, सिराको इटली में, लेवेक स्पेन में। अब बस सिरोको याद रखो, ये धूल से लदी हुई एक गर्म हवा है। आगे है सिमूम। ये अरब रेगिस्तान में बहने वाली गर्म शुष्क हवा है। ब्लैक रोडर, ये उत्तरी अमेरिका का मतलब हुआ कि यूएसए, मैक्सिको, कनाडा, इसमें ये बहेगा। ब्रिक फील्डर, ये ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में चलने वाली गर्म और शुष्क हवा है। नॉर्वेस्टर, यह न्यूजीलैंड में। अच्छा, कभी भी एक चीज़ और थोड़ा ध्यान रखो, हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन जब भी अगर गर्म हवा का जिक्र हो ना, तो या तो वो उत्तरी गोलार्ध की तरफ चले जाना या दक्षिणी गोलार्ध की तरफ चले जाना, कभी भूमध्य रेखा वाले देश पे टिक नहीं करना। आगे दिया गया आपका, पीछे इसको छोड़ दिया मैंने, हाँ, नॉर्वेस्टर, ये न्यूजीलैंड का उच्च पर्वत से उतरने वाली गर्म और शुष्क हवा है। नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड के उच्च पर्वत से उतरने वाली गर्म और शुष्क हवा है। शामल, यह इराक तथा फारस की खाड़ी में चलने वाली गर्म और शुष्क हवा है। सांता आना, यह दक्षिणी कैलिफोर्निया के सांता आना घाटी में चलने वाली गर्म शुष्क हवा है। कोयम बैग, यह जावा इंडोनेशिया में बहने वाली गर्म हवा है। यह तंबाकू की खेती के लिए क्या करता है? काफ़ी नुकसान करता है। जेट प्रवाह, जेट स्ट्रीम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
क्षोभ मंडल के ऊपरी परत में बहुत तीव्र गति से चलने वाले संकरे, नालिकाकार और वर्षी पवन प्रवाह को जेट प्रवाह कहा जाता है। यह 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर पश्चिम से पूरब की ओर प्रवाहित होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, जेट स्ट्रीम जो होता है वो पश्चिम से पूरब की ओर प्रवाहित होता है। ये दोनों गोलार्धों में पाया जाता है, परंतु उत्तरी गोलार्ध में यह अधिक शक्तिशाली होता है। इसकी वायु स्पीड जो होता है 120 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। जेट प्रवाह वायुमंडलीय विक्षोभों जैसे चक्रवात, प्रति चक्रवात, तूफानी से आगे पढ़ेंगे क्या होता है ये सब, तथा वर्षा उत्पन्न करने में सहायक होता है। आधुनिक खोजों के अनुसार एशिया में मानसून पवनों के कारण जेट प्रवाह माना जाता है। यह पृथ्वी का तापमान के वितरण और संतुलन बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन? तो जेट स्ट्रीम। ठीक ना। आगे हमारा वायु राशि, वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, पर इससे पहले कि यहाँ पे कौन सी गर्म हवा कहाँ बहती है ये छूट गया, तो इसको हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। ये सारे गर्म हवा हैं, जिसमें ट्रेमोंडे ये मध्य यूरोप में है, सॉरी ट्रोमोंटेन है। आइला ये फ्रांस का है। वार्गस दक्षिण अफ्रीका। सुखोवे रूस और कजाकिस्तान का है। अच्छा, कजाकिस्तान का राजधानी वर्तमान में चेंज हुआ, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सेंट्रल एशियन कंट्री है कजाकिस्तान। आगे है बाग्यो, ये फिलीपींस द्वीप समूह में। गाड़िज ये दक्षिण पूर्व ईरान। लू उत्तरी भारत में, बहुत इंपॉर्टेंट है, लू गर्म हवा है, ये उत्तर भारत में बहता है। सोलेनो ये दक्षिण पूर्वी स्पेन में, और सामुन ईरान में। तो ये आपका कंप्लीट हुआ। ठीक ना। आगे हम पढ़ेंगे जो आगे बच गया था नेक्स्ट वीडियो में, वायु राशि, क्योंकि एक वीडियो इसका और बन जाएगा वायु से रिलेटेड प्रश्न में। आगे फिर पढ़ेंगे चक्रवात ये सब। तो अगर सेशन यहाँ से अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आ रहा हो डिसलाइक भी कर सकते हैं, पर कारण जरूर बताइएगा ताकि वीडियो को इंप्रूव कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।